देखो, इससे पहले क्लास में हम लोग तो थ्योरी पढ़ लिए थे, द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति का भी थ्योरी पढ़े थे। अब इसका हमको एक्सरसाइज 4.1 को हम देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 में द्विघात समीकरण का जो चौथा चैप्टर जो है क्लास 10th का, इसका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान दो कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। हमको चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण होने के लिए हम एक ही कंडीशन को पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होता है कि जो ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होगा, b और c 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। वैसे समीकरण को क्या से कौन सा समीकरण कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद द्विघात समीकरण में एक साइड 0 ही रहता है। इक्वेशन में एक साइड क्या होता है? 0। यहाँ पर भी देखो दोनों साइड, यहाँ पर कोई न कोई चर है, इसको हम सबको एक तरफ कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद इसको यदि ax² + bx + c = 0 को उस टर्म को सेटिस्फाई करेगा तो ये एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर मतलब कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो x का स्क्वायर प्लस 2 × a इंटू कितना हो जाएगा? b, और प्लस क्या होगा? b का स्क्वायर मतलब क्या? a का स्क्वायर कितना होगा? एक ही होगा ना, इक्वल टू 2 × x कितना हो जाएगा? 2x, और 2 के कितना? 6। यहां से हो जाएगा x² + 2 × x × 1 2x हो जाएगा, प्लस 1 = 2x - कितना? 6। अब यहाँ पर हम टोटल को इस तरफ कर लेंगे और राइट टर्म क्या हो जाएगा? राइट साइड क्या हो जाएगा? 0। x² + 2x + 1 - 2x + 6 = कितना हो जाएगा? 0। ये 2x इस साइड प्लस में था तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस। उधर 6 माइनस में था तो इधर आके प्लस में। यहाँ से अब हो जाएगा ये 2x और 2x कट गया, x² + 1 + 6 कितना? 7 = कितना आ गया? 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये एक द्विघात समीकरण होगा। इसीलिए होगा क्योंकि ये ax² + bx + c को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो देखो यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है ना जी, तो ये हो जाएगा a × x² + bx b × x + c = कितना? 0। अब इस टर्म पर तुम बैठा हो, इस टर्म पे आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पर तो a का वैल्यू कितना है? 1 है × x², b × x, ये टर्म x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे b 0 हो गया होगा। b क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, लेकिन वह टर्म है वो छुपा हुआ है। तो ये समझो कि 0 रहा होगा तो ये टर्म तो हट गया, लेकिन bx के रूप में तो है ना। प्लस c इक्वल टू क्या है? 0। तो प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये ax² + bx + c = 0 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। या इसको ये लिख सकते हैं x² + 0 × x + 7 = कितना? 0। ये तो लिख सकते हैं ना, a² प्लस क्या? bx, b यहाँ पर क्या है? 0, ये तो 0 हो गया, प्लस c = क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है x² + bx + c = 0 क्या करता है? संतुष्ट करता है। इसीलिए ये समीकरण जो होगा एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, पहला नंबर जितना भी क्वेश्चन है सब में टोटल में हमको यही करना है। सिंपली वही करेंगे कि जितना भी राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। यदि ax² + bx + c = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, और दूसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, x³ वाला उठा लेते हैं, उसको देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। यही ना, इसको सिंपली लिखेंगे x³
माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b माइनस 3b इंटू a माइनस b क्या होगा a माइनस b का होल क्यूब यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो इसी टर्म पर इसको हम बैठा देते हैं तो a क्यूब, a की जगह कितना, ये a है, ये क्या है b है, a की जगह कितना है x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, b की जगह कितना है 2, तो 2 का पावर 3, 2 दोनों 4 दोनों कितना 8 माइनस 3ab कहने का मतलब क्या 3 इंटू एक्स इंटू 2, यही ना, तो 3 दोनों कितना x हो जाएगा 6x ना, 6x इंटू एक्स माइनस 2। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x² माइनस माइनस प्लस 12x, यही ना। अब यहां से अगला टर्म जो चलेंगे इसको, ये दोनों कट जाएगा ना जी, काहे कटेगा, इसीलिए कि यदि वो एक्स क्यू यदि लेफ्ट साइड आएगा तो वो माइनस में आएगा तो वो कट ही जाएगा, एक्स क्यू कट गया। अब जो है इसको कर लेते हैं माइनस 4x², ये 6x² इधर आएगा तो प्लस 6x² आ जाएगा, ये है माइनस x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 12x आ जाएगा, ये प्लस 1 है तो इसको लाएंगे इधर तो प्लस 8 लाएंगे इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर देखो बनाने वक्त ये कोशिश करो हर समय कि यदि हम x² वाले का यदि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो x² वाले को एक साथ कर लेंगे, फिर पावर 1 वाले को एक साथ कर लेंगे, फिर पावर 0 वाले को एक साथ करेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में सहूलियत तुम्ही लोग को होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा जी 2x² ना, माइनस 1x माइनस 12x कितना माइनस 13x प्लस कितना 9 बराबर कितना 0। ये भी आ गया ना जी द्विघात समीकरण के रूप में। कहाँ पे जहाँ काटे हैं ये एक्स क्यू है और ये भी एक्स क्यू है, ये एक्स क्यू जब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यू होगा ना, ये उसी लाइन में माइनस एक्स जहाँ आप नीचे में प्लस एक्स दे दें, ये माइनस एक्स, हाँ ये काटे नहीं है बल्कि यहाँ पर 1x बताया है, हमने कुछ तो 1 लिखा हुआ ये लिखे हैं, काटे नहीं है। ठीक है, ये आ गया 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू क्या 0। अब ये भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, ये ऐसा नहीं सोचना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, वहां पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, नहीं यहाँ ध्यान रखना है वो प्लस है, वो b माइनस है लेकिन वो टर्म किस में है प्लस में टर्म है। इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू x² प्लस ऑफ माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। देखो अब ये x² हुआ जी, ये क्या हो गया b इंटू एक्स हो गया प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आया, जहां पे a कितना है 2, b कितना है माइनस 13, c कितना है 9। अब ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी एक क्या है कि ये जो है ax² प्लस, वहां पर लिखेंगे इस तरह से भाषा में कि जो निम्नांकित जो हमको समीकरण जो आया है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को क्या करता है संतुष्ट करता है, इसीलिए 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0 ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। और लास्ट टर्म में लिखेंगे इसलिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का पावर q ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। लास्ट टर्म में इसको लिखना है, इसीलिए लिखना है कि हमको ये पूछा जा रहा है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमको ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये तो हम उसको कैलकुलेट करने के बाद ही ये मेरा टर्म आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी टर्म को मेंशन करेंगे। ठीक है, इस टर्म को मेंशन नहीं करना, लास्ट में जो आंसर जो लिखेंगे इस टर्म को मेंशन करके लिखना है हमको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाला देख लेते हैं, और जहां पे यदि दिक्कत आएगा उस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट पूछ लेना है। ठीक है, चाहे वो मतलब कि वहां पर वीडियो के नीचे में जो है कमेंट बॉक्स रहता है ना, कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकता है कि जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 का हमको 4 नंबर समझ में नहीं आया या 5 नंबर समझ, यदि नहीं बनेगा तो
हम जिस तरह से समझा रहे हैं यदि इस तरह से बनाएगा तो एकदम बनेगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि ताकि उसको हम फिर से हम बता देंगे। ठीक है, अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखो बनाना कैसे है, समझना थोड़ा सा ध्यान में। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, जो दिया हुआ है। किसी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को बनाओ तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हम उस चीज को मेंशन करें, जो जो चीज दिया हुआ है ना कि उसको पहले मेंशन करेंगे। कॉपी पे बना रहा है या ब्लैकबोर्ड पे बना रहा है या कोई चीज पे बना रहा है, उसको तुम मेंशन करो पहले कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, उसको समझना है क्वेश्चन को। यदि एक बार नहीं समझ रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक लैंग्वेज का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। अभी तो क्वेश्चन चलो ठीक है थोड़ा सा लो लेवल का है, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल का होगा इसी में जब 4.4 में जाएंगे या 4.3 में हो जाएंगे, जैसे जैसे मान लो कि एक्सरसाइज बढ़ जाएगा क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ना, तो उस हिसाब से जब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का हाई होगा तो वहां पर भी हमको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है। कभी भी डरेगा तो मैथ 1 में नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस अपने आप में रखो कि हाँ ये हम जो बना रहे हैं एकदम फुल रूप से सही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आज हम थ्योरम ही तुमको बता रहे हैं, थ्योरम यदि नहीं समझ रहा तो स्पष्ट पूछो, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे उसको पता नहीं है, आता है क्वेश्चन बना लेता है किसी तरह से बन गया बात खत्म है। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा ना तो यदि ठीक है अभी तुम क्वेश्चन बना ले रहा है, यदि बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन को हम डाइवर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन बनने नहीं करेगा तुमसे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर वैसा पढ़ने से भी फायदा नहीं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है स्क्वायर है, ये ना। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है ना। उसके बाद क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, मीटरों मतलब इसका यूनिट, इसका इकाई दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का यूनिट जो है किसमें लेना है मीटर में। और यहाँ से भी स्पष्ट पता चल रहा है कि यदि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है इसका मतलब कि इसका इकाई क्या होगा मीटर नहीं होगा। ठीक है, कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मतलब कि लंबाई जो है क्षेत्र का, जो एक आयताकार क्षेत्र जो दिया हुआ है, कोई भी आयताकार क्षेत्र तुम मान लो, मान लेते कि इसका लंबाई क्या है L है, चौड़ाई क्या है B, यही ना। यदि इसका लंबाई L है चौड़ाई B है तो कह रहा है कि क्षेत्र का लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। कहने का मतलब इसका जो लंबाई L जो होगा चौड़ाई का किसका दुगुना से कितना अधिक है, एक अधिक है। चौड़ाई का दुगुना B इंटू 2 प्लस कितना 1, इसका मतलब लंबाई तो L है और चौड़ाई कितना है, ये सॉरी लंबाई तो L है, लंबाई L हम माने हैं और चौड़ाई B माने हैं, लेकिन लंबाई जो है क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसका मतलब यदि हमको चौड़ाई पता चल जाएगा तो लंबाई तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मानना क्या हमको होगा, और ज्ञात चीज कौन सा है चौड़ाई ना। यदि चौड़ाई निकलेगा उसको दुगुना करके उसमें एक जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो जो अज्ञात चीज है क्वेश्चन में वही ध्यान रखेंगे, उसको मानेंगे। और अज्ञात चीज यहाँ पर क्या है चौड़ाई, तो मान लेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है x मीटर है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगा चौड़ाई के दुगुना x इंटू 2 से कितना अधिक है एक अधिक है, मतलब 2x प्लस कितना है 1, यही ना। हाँ। तो लंबाई हो गया x, लंबाई हो गया 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना हो गया x, यही ना। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्षेत्रफल तो प्रश्न में दिया हुआ है जी, प्रश्न से क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, इसलिए क्षेत्रफल जो 528 है क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं L इंटू
बी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 528। एल कितना है जी 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 528। x इंटू 2x कितना 2x स्क्वायर प्लस x है, ये 528 इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन यहाँ पर तुमको क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कि ये जो क्वेश्चन जो लैंग्वेज में दिया हुआ है, इस लैंग्वेज को एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बनाना इसको नहीं है, सिर्फ निरूपित करना। तो निरूपित तो हो गया ना, यहाँ लिख देंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म आ गया, इक्वल टू 0 के फॉर्म आ गया, हो गया निरूपित यहीं पर। ठीक है, यही चीज हमको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत कौन सा पूर्णांक है जी धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब समझता है लगातार। जैसे कि एक क्रमागत इसका क्या हो जाएगा 2, उसका क्रमागत 3, उसका क्रमागत 4। क्रमागत मतलब कि एक क्रम से। तो वाजिब सी बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, यदि एक पूर्णांक को यदि हम x ले लेंगे तो अगला पूर्णांक कितना आएगा, यदि 2x आएगा x प्लस 1 आएगा, कितना आएगा x प्लस 1 आएगा। कहने का मतलब कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक यदि हम 2 ले लिए तो उसका क्रमागत क्या आया 3 आया। 3 कैसे आया, उसमें एक जोड़े तब ना 3 आया है ना। तो उसी तरह यदि कोई धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे तो उसका क्रमागत पूर्णांक कौन सा आएगा x प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस दोनों का गुणनफल जो है 306 है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है जी 306। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू 1 कितना x, 306 इधर आ जाएगा माइनस 306 बराबर कितना जी 0। ये भी आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। हम द्विघात समीकरण तभी मानेंगे, आपको यही चीज देखना है तुमको, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पावर 2 का टर्म होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब वो क्या करेगा एक द्विघात समीकरण को निरूपित करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उम्र वाला क्वेश्चन एकदम बहुत जगह पूछेगा। जो भी चैप्टर बनाएगा ना, चाहे तुम चैप्टर बना लो द्विघात समीकरण का बना लो, चाहे तुम क्वेश्चन यदि यहाँ पे बहुपद का बनाओ, बहुपद में भी मान लो बहुपद में इसका क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसका क्वेश्चन देगा। ठीक है, और उम्र का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रहता है उम्र पर आधारित क्वेश्चन, इसको तुम समझो। क्वेश्चन का जो पहला वर्ड कर रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या बोल रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब, इस कहने का मतलब क्या हुआ कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर यह बात थोड़ा सा छुपा हुआ है, समझना पड़ेगा। मतलब कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी हुआ है, इसका कहने का मतलब कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है ना। तो यहाँ पे यदि रोहन की पहले उम्र को पता करेंगे तब ना रोहन की मां का उम्र निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, अज्ञात राशि कौन सा है, रोहन है, रोहन का उम्र यही पता हमको नहीं है ना। यदि रोहन का उम्र निकाल लेंगे तो वाजिब सी बात है कि रोहन की मां का उम्र निकल जाएगा। यहाँ हम मान लेंगे कि माना कि रोहन की उम्र क्या है x वर्ष है। कितना है x वर्ष है। ठीक है, रोहन की उम्र x वर्ष
रोहन के माँ की उम्र कितना हो जाएगा जी? x प्लस कितना? 26 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है ना? हमको क्वेश्चन यहाँ तक एक लाइन तो बन गया। आगे का है कि उनकी आयु वर्षों में, मतलब कि उसका जो आयु लिखना है वर्ष में लिखना है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। मतलब कि उसका आयु का गुणनफल, किसका आयु का गुणनफल? ये रोहन की आयु और रोहन के माँ की आयु, दोनों का गुणनफल 360 रह जाएगा। कब? अब से 3 वर्ष बाद। मतलब कि अब से 3 वर्ष बाद जो रोहन का जो उम्र होगा और रोहन की माँ का जो उम्र होगा, दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है? 360 आता है। यही क्वेश्चन का है। तो ये बताओ कि यदि अभी किसी व्यक्ति का उम्र 10 साल है तो अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 13 साल। मतलब क्या 10 प्लस 3 किए तब ना 13 आया। उसी तरह अब हम लिखेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, फिर उसी तरह अब से 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की उम्र, यही ना लिखेंगे। अब से 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितना हो जाएगा जी? x प्लस कितना? 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की उम्र, x प्लस 26 तो पहले से है, इसमें 3 जुड़ जाएगा ही ना। कितना हो जाएगा? x प्लस कितना वर्ष? 29 वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद जो उम्र निकला है, दोनों का गुणनफल 360 है। प्रश्न से x प्लस 3 वर्ष बाद निकला है कितना? x प्लस 3 है ना। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 इक्वल टू 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। मल्टीप्लाई इसको करो, x स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 37 इक्वल टू कितना? 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यही ना। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 इसमें माइनस कर दो, 60 माइनस करेगा कितना बचेगा जी? 300। और 27 उधर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 273। आगे देखा समीकरण जी, बस हो गया। आगे समझ में ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर का दूरी जो है समान चाल से तय करता है। मतलब कि जब वो 480 किलोमीटर चलता है ना, वो अपना स्पीड चेंज नहीं करता है। यदि मान लो कि 100 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा होगा तो उतने किलोमीटर पर घंटा से पूरे डिस्टेंस कवर कर ले रहा है लगातार। उसका कहीं भी कोई चाल उसका कम नहीं हुआ है, समान चाल है। इसकी चाल यदि 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटा अधिक ले लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यदि रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है तो इसके लिए इसको द्विघात समीकरणों को निरूपित करना है ना। चलो इसको भी देखो। सबसे पहले यहाँ पर हमको पता करना कि क्या क्या चीज हमको मालूम नहीं है। क्या क्या चीज हमको मालूम नहीं है। सबसे पहला यहाँ पर कि हमको ये चीज जानना है कि वहां पर दूरी हमको 480 किलोमीटर दिया हुआ है। चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा समय। यहाँ पर चाल तुमको पता नहीं है ना। यहाँ पर चाल मान लेते हैं कि कितना है? x किलोमीटर पर घंटा। चाल क्या है? x किलोमीटर पर घंटा। और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि हमको रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। इसका मतलब जो यहाँ पर चर जो आएगा वो एक चाल ही होगा। कौन सा होगा? चाल। यहाँ पर मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर पर घंटा है और 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में वो मान लेते हैं कि t घंटा समय ले रहा है। टाइम को t से डिनोट करते हैं ना, t घंटा समय ले रहा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है तथा 480 किलोमीटर की
दूरी तय करने में 3 घंटा समय लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ कि समय बराबर होता है दूरी बटा क्या, चाल, यही ना। तो समय कितना है जी t, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, यही ना, बाय चाल कितना है जी x। कौन सा समीकरण आया, फर्स्ट। आगे का जो बात हमको बोला जा रहा है कि यदि इसका चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम किया जाए, यहां पर लिखेंगे चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम करने पर नया चाल कितना हो जाएगा जी। यदि अभी इसका चाल x किलोमीटर पर घंटा है, उसको 8 किलोमीटर पर घंटा घटा दिया गया, इसका मतलब यदि अभी x है तो वो बाद में क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, दूरी तो वही है, मतलब कह रहा है कि उसी दूरी को तय करना है, सिर्फ वहां पे चाल को कम किया जाए। यदि चाल को जब कम कर देते हैं और उसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तो समय 3 घंटा अधिक लेता है। वाजिब सी बात है, यदि किसी रेलगाड़ी का स्पीड तुम घटा देगा तो वाजिब सी बात है कि यदि मान लो कि 100 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा तो मान लो कि वो 4 घंटा में चला गया। यदि उसका स्पीड हम घटा देंगे तो वाजिब सी बात है कि वहां पर समय थोड़ा सा ज्यादा लेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि उसके चाल को यदि 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर रहे हैं तो समय जो होता है वो 3 घंटा ज्यादा लेता है। यदि चाल को घटा दिए तो समय कितना आ रहा है जी, समय पहले कितना था, t घंटा था ना, अब कितना दे रहा है, t प्लस क्या घंटा, 3 घंटा। कोई दिक्कत नहीं है तो दूरी तो वही है, कितना किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या लेंगे, दूरी बटा चाल। तो समय यहाँ पर कितना है जी, t प्लस 3 बराबर दूरी कितना 480 बटा कितना है x। इसको समीकरण कौन सा मान लेंगे, सेकेंड। और हमको यहाँ पर निकालना क्या है, रेलगाड़ी की चाल। तो समीकरण किस में आएगा, चाल में। चाल यहाँ पे कौन आएगा, x होगा, मतलब कि x में समीकरण लाना है। तो x में समीकरण लाने के लिए यहाँ पर हमको किसको हटाना पड़ेगा, t को हटाना पड़ेगा। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से t का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये हट जाएगा। हाँ 3 घंटा अधिक समय ले रहा है और चाल यहाँ पर जो है 8 किलोमीटर पर घंटा कम किया जाए तो ठीक है। यहाँ पे समय बराबर 2 बटा 4 तो 480 बटा चाल, यहाँ पर इसका पहले से कितना है, x है। तो नया चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 8। अब यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 2 में क्या करने पे, रखने पे। तो समीकरण 2 कितना है जी, t प्लस 3 इक्वल टू 480 बटा x माइनस कितना 8। t का वैल्यू यहाँ कितना है 480 बटा x प्लस कितना 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8। इसको इधर कर लो लेफ्ट साइड, अब 3 को उधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको सिंपल कैलकुलेशन कर दो, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना -3। x से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे x से डिवाइड करेंगे, x तो कटिए जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 8 है ना, ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x माइनस 480x। इसी को कैलकुलेट ऊपर कर देते हैं, इसी को कैलकुलेट ऊपर कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो इसको, 480 इंटू एक्स कितना हो जाएगा जी, 480x। चार सौ अस्सी इंटू एक्स हो जाएगा 480x।
480 इंटू 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस, 480 इंटू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3840 माइनस फिर 480x बटा x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 8x बराबर कितना -3। ये कट गया जी, इसको इधर कर देते हैं, -3840 इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x, -3840 इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 कितना x 24x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x, ये उधर जा क्या हो जाएगा प्लस है ना जी। 3840 इक्वल टू कितना 0, 3 कॉमन निकालना तो 3 कॉमन निकाल दो, निकल जाएगा, ठीक है। और वही बात है ना जी, इसको हम इधर करेंगे तो ये प्लस से आएगा ना, बात तो वही है। -3 कॉमन निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आएगा ना जी, माइनस आएगा तब नहीं माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8x, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करो 1, 3 दूना 6, 2, 3 8 24, 1280 इक्वल टू कितना 0, मतलब ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 ना, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना आ गया 0। यही हो गया द्विघात समीकरण में निरूपित, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम लोग करना क्या कि एक्सरसाइज 4.1 को डील करना, बनाना अपने से, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ गया तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना, उसको जो है फिर से उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। और थ्योरम थोड़ा सा तुम लोग स्टडी करो और अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाओ कि हमको कैसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। उसको जाके घर पे बनाने की कोशिश करो, ठीक है।